स्वागत है आपका पुस्तिका पर, जहां हम दुनिया की सबसे फेमस किताबों की सिंपल और आसान हिंदी लैंग्वेज में समरी लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ हैबिट की ऑडियो बुक समरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग गाइड है, जो आपको सिखाएगी कि आदतों का विज्ञान कैसे काम करता है और हम अपनी जिंदगी, करियर और बिजनेस में इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं या किसी भी गोल को आसानी से हासिल करना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बुक समरी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो आपको बताएगी कि कैसे आदतें बनती और बदलती हैं, कैसे बड़ी कंपनियां आपकी आदतों को कंट्रोल करके अपनी सेल्स बढ़ाती हैं, कैसे आप अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, कैसे इच्छा शक्ति, विल पावर को ट्रेन किया जा सकता है ताकि आप बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार कर सकें। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, एक पेन और नोटबुक ले लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए और अगर आपको ये पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदकर पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. आदत चक्र। आदतें कैसे काम करती है। आदतें हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा होती है। हर दिन हम कई काम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, मोबाइल चेक करना, चाय या कॉफी पीना। ये सब हमारी आदतों का ही नतीजा होता है। आदतें एक खास प्रक्रिया से बनती है, जिसे आदत चक्र कहा जाता है। ये चक्र 3 हिस्सों में बंटा होता है: संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत वो ट्रिगर होता है जो किसी आदत को शुरू करता है। ये कुछ भी हो सकता है: एक समय, एक स्थान, एक भावना या कोई खास घटना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर रात सोने से पहले इंस्टाग्राम चेक करता है, तो हो सकता है कि बिस्तर पर लेटते ही उसका फोन उठाने का संकेत बन चुका हो। दिनचर्या वह प्रक्रिया होती है जो हम संकेत मिलने के बाद करते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस होने पर चॉकलेट खाने की आदत है, तो स्ट्रेस आते ही उसका दिमाग उसे चॉकलेट खाने के लिए प्रेरित करेगा। जब वो चॉकलेट खा लेगा तो उसे अच्छा महसूस होगा। यही इनाम है। इनाम ही वह चीज होती है जो दिमाग को सिखाती है कि ये प्रक्रिया दोहराने लायक है। समस्या तब होती है जब हमारी आदतें हमें नुकसान पहुंचाने लगती है, जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताना या बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना। अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती है। किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो किस संकेत से शुरू होती है, उसमें कौन सी दिनचर्या शामिल है और उसका इनाम क्या है। अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें कौन सी चीज किसी आदत की ओर धकेल रही है, तो हम उसी संकेत का इस्तेमाल करके एक नई, बेहतर आदत बना सकते हैं। नई आदत डालने के लिए हमें उसी आदत चक्र का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक मजबूत संकेत तैयार करना होगा। ये सुबह उठते ही जिम के कपड़े पहनना या किसी दोस्त के साथ जाने का प्लान बनाना हो सकता है। फिर आपको इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा और बिना सोचे समझे करना होगा। आखिर में आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि इसके बदले आपको इनाम मिलेगा। ये इनाम कुछ भी हो सकता है: एक्सरसाइज के बाद एनर्जी का बढ़ना, अच्छा महसूस करना या खुद को एक हेल्दी स्नैक देना। आदतें रातों रात नहीं बदलती। इसके लिए धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे अपनी बुरी आदतें छोड़ देंगे, लेकिन जब तक वे आदत चक्र को नहीं समझते, तब तक बदलाव मुश्किल हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आदत को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे किसी बेहतर आदत से रिप्लेस किया जाए।
अगर किसी को ऑफिस से घर लौटते ही चाय और बिस्किट खाने की आदत है और वह इसे छोड़ना चाहता है, तो उसे यह समझना होगा कि संकेत क्या है। हो सकता है कि वो थकान या बोरियत महसूस कर रहा हो। अगर वो उसी समय ग्रीन टी पीना या फल खाना शुरू कर दे और खुद को मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस कराए, तो धीरे धीरे पुरानी आदत बदल सकती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं होती। बड़ी कंपनियां भी आदतों का फायदा उठाती हैं। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को ट्रैक करके उन्हें सही समय पर विज्ञापन दिखाती है। वे ये समझने की कोशिश करती है कि ग्राहक कब और क्यों खरीदारी करते हैं, और फिर उसी आधार पर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करती है। आदतों का ये विज्ञान हमें दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं अगर हम अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख जाएं। चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी हो, ज्यादा पढ़ाई करनी हो या किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना हो, अगर हम आदत चक्र को समझकर सही रणनीति अपनाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। दो लालची दिमाग नई आदतें कैसे बनाएं? हमारा दिमाग बहुत ही चतुर और शक्तिशाली होता है, लेकिन ये आलसी भी होता है। ये हमेशा ऐसे रास्ते ढूंढता है जो कम मेहनत वाले हों और जिनसे जल्दी इनाम मिल सके। यही कारण है कि बुरी आदतें जल्दी बन जाती है और अच्छी आदतें अपनाने में समय लगता है। हमारा दिमाग तभी कोई नई आदत अपनाता है जब उसे उसमें कोई इनाम दिखता है। बिना इनाम के दिमाग को कोई भी बदलाव अच्छा नहीं लगता। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं और उसके बाद हमें खुशी या संतुष्टि मिलती है, तो दिमाग उस प्रक्रिया को मजबूत कर देता है। इसी वजह से आदतें बनती और मजबूत होती है। नई आदतें विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग को किस चीज की जरूरत है। हर आदत में 3 चीजें होती हैं: संकेत, दिनचर्या और इनाम। अगर हम अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं या नई आदत डालना चाहते हैं, तो हमें इन तीनों चीजों को सही तरीके से सेट करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसे एक संकेत और इनाम से जोड़ना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही जिम के कपड़े पहनना या जूते पहनना एक संकेत हो सकता है, और एक्सरसाइज करने के बाद मिलने वाली अच्छी फीलिंग या हेल्दी स्नैक एक इनाम हो सकता है। जब दिमाग को इस प्रक्रिया में आनंद मिलेगा, तो ये इसे ऑटोमेटिक बना देगा। नई आदतें डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपनी पहले से बनी किसी आदत से जोड़ दें। अगर आपको सुबह उठकर चाय पीने की आदत है और आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि जब तक आप 5 मिनट मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक चाय नहीं पिएंगे। इस तरह आप अपनी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़कर उसे मजबूत बना सकते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया बना लेगा और आपको इसे करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नई आदतें तभी मजबूत होती हैं जब उन्हें बार बार दोहराया जाए। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। शुरुआत में दिमाग नई चीजों को अपनाने में थोड़ा संघर्ष करता है, लेकिन अगर हम लगातार इसे दोहराते रहते हैं, तो कुछ हफ्तों बाद यह प्रक्रिया हमारे लिए आसान हो जाती है। इसलिए जब भी कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करें, तो शुरुआत में खुद को थोड़ा धैर्य देना जरूरी है। कई शोधों में पाया गया है कि अगर कोई काम 21 से 30 दिन तक रोज किया जाए, तो वो आदत बनने लगती है। नई आदतों को विकसित करने के लिए प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है। बहुत बार हम जोश में आकर नई आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को धीरे धीरे इस बदलाव के लिए तैयार करें और उसे इनाम देने का एक तरीका खोजें। अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं, तो हर घंटे के बाद खुद को एक छोटा ब्रेक देना एक अच्छा इनाम हो सकता है। अगर आप हेल्दी डाइट अपनाना चाहते हैं, तो हर हफ्ते खुद को कोई हेल्दी ट्रीट देना अच्छा होगा। नई आदतें तब तक नहीं बनती जब तक ये चक्र पूरा नहीं होता। संकेत मिलता है, दिनचर्या अपनाई जाती है और इनाम मिलता है।
जब तक ये प्रक्रिया लगातार दोहराई नहीं जाएगी, तब तक नई आदतें मजबूत नहीं होंगी। यही कारण है कि जो लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधूरी योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं। इसलिए किसी भी बदलाव को सफल बनाने के लिए पहले से यह तय करना जरूरी है कि आपका संकेत क्या होगा, आपकी दिनचर्या कैसी होगी और आपको क्या इनाम मिलेगा। जब दिमाग इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेगा, तो आदत अपने आप बनने लगेगी और आपको इसे करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3. आदत बदलने का सुनहरा नियम। बदलाव क्यों होता है? आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हम बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि वे हमारी आदतों का हिस्सा बन चुकी होती है। जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है, तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक बना देता है। यही कारण है कि कुछ आदतें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आदतों को बदला जा सकता है। आदत बदलने का एक सुनहरा नियम यह है कि हमें उसकी संकेत और इनाम को बनाए रखते हुए दिनचर्या बदलनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें उसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे किसी अच्छी आदत से बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को तनाव में सिगरेट पीने की आदत है, तो वो इसे पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि उसके दिमाग को सिगरेट से एक इनाम मिलता है, तनाव कम होने की अनुभूति। अगर वो इसे अचानक बंद कर देगा, तो उसका दिमाग इसका विरोध करेगा और उसे लगेगा कि वो कुछ खो रहा है। इसलिए सही तरीका यह है कि वो उसी संकेत और इनाम को बनाए रखते हुए अपनी दिनचर्या बदल ले। जब भी उसे तनाव महसूस हो, वो सिगरेट के बजाय गहरी सांस लेने की आदत डाले या कोई हेल्दी स्नैक खाए। इससे उसे वही इनाम मिलेगा, तनाव से राहत, लेकिन बिना किसी नुकसान के। धीरे धीरे उसका दिमाग इस नई आदत को स्वीकार कर लेगा और सिगरेट की आदत कमजोर हो जाएगी। आदत को बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार अभ्यास और धैर्य। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। जब हम कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग शुरुआत में इसका विरोध करता है, क्योंकि उसे बदलाव पसंद नहीं होता। वो हमेशा वही चीजें दोहराना चाहता है जो उसे पहले से पता है। लेकिन अगर हम लगातार नई आदत को दोहराते रहते हैं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगता है और ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति जंक फूड खाने की आदत छोड़ना चाहता है, तो उसे पहले यह समझना होगा कि वो कब और क्यों जंक फूड खाता है। हो सकता है कि वो बोरियत में या दोस्तों के साथ बाहर जाने पर यह करता हो। अब अगर वो इस आदत को बदलना चाहता है, तो उसे इस संकेत को बनाए रखते हुए अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। जब भी उसे जंक फूड खाने का मन हो, वो कोई हेल्दी स्नैक खा सकता है या पानी पी सकता है। इससे धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगेगी और उसका दिमाग नई आदत को अपनाने लगेगा। बदलाव तभी सफल होता है जब हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और उसे लगातार दोहराते हैं। आदतें तभी बदलती हैं जब हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं और अपने दिमाग को नई आदत को स्वीकार करने का समय देते हैं। इसलिए अगर कोई आदत बदलनी है, तो ये याद रखना जरूरी है कि संकेत और इनाम को वही रखना है, बस दिनचर्या को बदलना है। जब ये बदलाव लगातार किया जाएगा, तो ये एक नई आदत में बदल जाएगा और पुरानी आदत कमजोर पड़ जाएगी। यही आदत बदलने का सुनहरा नियम है। 4. मुख्य आदतें और पॉल ओनील की कहानी। सबसे महत्वपूर्ण आदतें कौन सी है? हमारी जिंदगी में कई तरह की आदतें होती हैं। कुछ आदतें छोटी होती हैं, जिनका हमारे दिन भर की गतिविधियों पर सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि वे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी आदतों को मुख्य कीस्टोन आदतें कहा जाता है। ये वे आदतें होती हैं जो एक बदलाव लाने के बाद कई दूसरी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर हम सही मुख्य आदतें अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारे काम और हमारे रिश्तों में भी पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं।
पॉल ओनील की कहानी इस बात को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब वे एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने तो कंपनी का हाल बहुत खराब था। प्रोडक्शन कम था, कर्मचारी असंतुष्ट थे और मुनाफा लगातार गिर रहा था। ज्यादातर सीईओ इस स्थिति में खर्चे कम करने या मार्केटिंग पर ध्यान देने की कोशिश करते, लेकिन पॉल ओनील ने कुछ अलग किया। उन्होंने पूरी कंपनी में सुरक्षा, सेफ्टी को सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हर कर्मचारी को काम के दौरान पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। शुरू में लोगों को यह अजीब लगा कि एक सीईओ क्यों सिर्फ सुरक्षा की बात कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। जब कंपनी ने सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाए, तो कर्मचारियों को भी यह महसूस हुआ कि उनकी भलाई का ध्यान रखा जा रहा है। इससे उनका मनोबल बढ़ा और वे अपने काम में ज्यादा ध्यान देने लगे। सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ने के कारण काम में गलती कम होने लगी, जिससे उत्पादन भी बेहतर हुआ। जब उत्पादन अच्छा हुआ, तो कंपनी का मुनाफा भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये कंपनी घाटे से निकलकर मार्केट की टॉप कंपनियों में शामिल हो गई। सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान देने से पूरी कंपनी में एक सकारात्मक बदलाव आ गया। यही मुख्य आदत की ताकत होती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ मुख्य आदतें होती हैं, जिनमें बदलाव करने से हमारे पूरे जीवन पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो ये सिर्फ फिटनेस को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इससे उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसका मूड अच्छा रहेगा, वो ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेगा और उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति समय पर सोने और जल्दी उठने की आदत डाल ले, तो इसका असर उसकी सेहत, मानसिक शांति और काम करने की क्षमता पर दिखने लगेगा। मुख्य आदतें हमारे जीवन के कई हिस्सों को जोड़ती है। अगर हम इन्हें समझकर सही आदतों पर ध्यान दें, तो हमें बाकी आदतों को बदलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी मुख्य आदतों को पहचानकर सबसे पहले उन पर काम करना चाहिए। जब हम अपनी मुख्य आदतों को सुधारेंगे, तो हमारी बाकी आदतें खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगी। 5. स्टारबक्स और सफलता की आदत। जब इच्छा शक्ति खुद ब खुद काम करने लगे। इच्छा शक्ति भी किसी दूसरी आदत की तरह होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से किसी को मिलती है, बल्कि इसे अभ्यास और सही माहौल के जरिए मजबूत किया जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही आत्मनियंत्रण में अच्छे होते हैं, जबकि कुछ लोग खुद पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति भी एक सीखने योग्य आदत है, जिसे समय के साथ बढ़ाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा शक्ति का सही तरीके से उपयोग करता है, तो ये न केवल उसके एक काम पर, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर सकारात्मक असर डालती है। स्टारबक्स इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझता है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिर्फ कॉफी बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि उन्हें मानसिक मजबूती और इच्छा शक्ति विकसित करने की भी ट्रेनिंग दी। उनके कर्मचारी अक्सर ऐसे ग्राहकों से डील करते हैं जो गुस्से में होते हैं, शिकायतें करते हैं या अनुचित व्यवहार करते हैं। ऐसे हालात में अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता, तो वो झुंझलाहट में गलत प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे कंपनी की छवि खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को यह सिखाया कि वे कठिन परिस्थितियों में कैसे धैर्य बनाए रखें और शांत तरीके से ग्राहकों को संभालें। उन्होंने इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए खास तकनीकें विकसित की, जिससे उनके कर्मचारियों की सेल्फ कंट्रोल बढ़ी और वे बेहतर ग्राहक सेवा देने लगे। ये सिद्धांत सिर्फ स्टारबक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हर किसी के जीवन में लागू किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में इच्छा शक्ति बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसका असर उसके जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालता है, तो ये आदत उसे दिन भर अनुशासित रहने में मदद कर सकती है। अगर कोई जिम जाना शुरू करता है और लगातार मेहनत करता है, तो वो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता है,
बल्कि उसकी मानसिक इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और किसी भी कठिनाई से आसानी से निपट सकते हैं। स्टारबक्स के कर्मचारियों ने जो सीखा वो ये था कि इच्छा शक्ति को एक बार में पूरी तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसे छोटी छोटी आदतों में बांटना चाहिए। अगर हम इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो ये हमारे पूरे जीवन को बेहतर बना सकती है। इसलिए अगर आप अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो पहले इसे छोटे छोटे कामों में लागू करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक आदत है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। 6. संकट की शक्ति नेता आदतों को कैसे बनाते हैं। संकट अक्सर ऐसे बदलाव लाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाते। जब कोई व्यक्ति या संगठन मुश्किल समय से गुजरता है तो वो अपने पुराने तरीकों पर सवाल उठाने लगता है और मजबूरी में नई आदतें अपनाने पर ध्यान देता है। यही कारण है कि कई सफल नेता संकट को सिर्फ एक परेशानी के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे बदलाव का अवसर मानते हैं। जब लोग या कंपनियां मुश्किल दौर में होते हैं तो वे मजबूरी में ही सही, लेकिन नई आदतें अपनाने को तैयार हो जाते हैं और यही बदलाव लंबे समय तक टिकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब किसी संगठन या व्यक्ति ने किसी बड़े संकट के कारण अपनी आदतें बदली और इससे उन्हें सफलता मिली। लंदन के एक अस्पताल की कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। वहां एक बार एक बड़ी दुर्घटना हुई जिससे अस्पताल का संचार तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया। मरीजों का इलाज सही समय पर नहीं हो पा रहा था और अस्पताल प्रशासन को एहसास हुआ कि उनकी कार्यशैली में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। इस संकट की वजह से उन्होंने अपने संचार तंत्र को पूरी तरह से सुधार लिया और नई कार्यशैली अपनाई। धीरे धीरे ये बदलाव वहां की आदतों का हिस्सा बन गया और अब उनकी पूरी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई। अगर ये संकट न आया होता तो शायद वे कभी भी अपनी पुरानी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते और उसमें कोई सुधार नहीं करते। यही सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। जब हम आरामदायक स्थिति में होते हैं तो हमें बदलाव की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा संकट आता है हमें मजबूरन अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो वो अपनी फिजूल खर्ची पर ध्यान देने लगता है और बचत करने की आदत डाल लेता है। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या का शिकार होता है तो वो अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव लाने लगता है। ये बदलाव कई बार स्थायी बन जाता है और व्यक्ति को लंबे समय तक फायदा पहुंचाता है। कई महान नेता इस सिद्धांत को समझते हैं और जब कोई संकट आता है तो वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि संकट के समय लोग बदलाव के लिए तैयार होते हैं, इसलिए वे उसी समय नई आदतें डालने की कोशिश करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में अपनी टीम को नई सोच और बेहतर कार्यशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई कंपनी या समाज किसी संकट से गुजरता है तो उसमें बदलाव की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए अगर हम किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो हमें इसे सिर्फ एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इस संकट से हम कौन सी नई और बेहतर आदतें सीख सकते हैं। जब हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो न केवल संकट से उबर पाते हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। 7. टारगेट कंपनी को पहले से कैसे पता होता है कि आप क्या चाहेंगे। कंपनियां आपकी आदतों की भविष्यवाणी और नियंत्रण कैसे करती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजें बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं, खासकर जब बात खरीदारी की आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी कंपनियां हमारी आदतों को बारीकी से समझकर हमें वही चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। कंपनियां ये जानने में माहिर हो चुकी है कि हम कब, क्या और कैसे खरीदते हैं। वे हमारे खरीदारी के पैटर्न को ट्रैक करके ये अंदाजा लगाने लगती है
कि हमें भविष्य में क्या चाहिए होगा। टारगेट कंपनी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अमेरिका की एक बड़ी रिटेल कंपनी है जिसने अपने ग्राहकों के खरीदारी पैटर्न को इतने गहराई से समझा कि वे ये भी जान सकते थे कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं और वो अपने गर्भावस्था के किस महीने में है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। टारगेट ने अपने ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का डेटा इकट्ठा किया और ये देखा कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, वे कुछ खास चीजें खरीदना शुरू कर देती हैं, जैसे कि गंध रहित लोशन, कैल्शियम सप्लीमेंट और बेबी प्रोडक्ट्स। इन पैटर्न को देखकर टारगेट पहले से ही ये अनुमान लगाने लगा कि कौन से ग्राहक गर्भवती हो सकते हैं और फिर उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन दिखाने लगा। इसका एक दिलचस्प मामला तब सामने आया जब एक लड़की को टारगेट के तरफ से बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन और विज्ञापन मिलने लगे। उसके पिता को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने स्टोर मैनेजर से शिकायत की कि उनकी बेटी अभी स्कूल में है और उसे इस तरह के विज्ञापन भेजना गलत है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनकी बेटी वास्तव में गर्भवती थी और टारगेट को यह पहले ही पता चल गया था, जबकि उसके पिता को इसकी जानकारी नहीं थी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कंपनियां हमारी आदतों को इतनी गहराई से समझ चुकी हैं कि वे हमारी निजी जिंदगी के बदलावों को भी पहले से भांप सकती है। ये सिर्फ टारगेट तक सीमित नहीं है। अमेजन, गूगल, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमारे व्यवहार को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो कुछ ही देर में हमें सोशल मीडिया पर उसी प्रोडक्ट का विज्ञापन दिखने लगता है। ये सब डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का कमाल है, जो हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को समझकर हमें उसी के अनुसार विज्ञापन दिखाता है। कंपनियां ये भी ट्रैक करती है कि हम कब सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं, कौन से ब्रांड हमें पसंद आते हैं और किस समय हमें डिस्काउंट ऑफर देने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे यह समझना जरूरी हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे इन कंपनियों की रणनीतियों के शिकार न बने। जब भी कोई विज्ञापन हमें कुछ खरीदने के लिए प्रेरित करे, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें वाकई इसकी जरूरत है या ये सिर्फ कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति का असर है। अगर हम अपनी आदतों को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हम इन कंपनियों की मनचाही खरीदारी की रणनीतियों से बच सकते हैं और अपने खर्चे को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। 8. सैडलबैक चर्च और मोंटगोमरी बस बहिष्कार आंदोलन कैसे बनते हैं। सामाजिक आंदोलन भी किसी व्यक्ति की आदतों की तरह ही विकसित होते हैं। जब कोई बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो वो अकेले शुरू हो सकता है, लेकिन जब वो बदलाव लोगों की आदतों और दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, तो ये एक शक्तिशाली आंदोलन का रूप ले लेता है। आंदोलन तब सफल होते हैं जब लोग व्यक्तिगत कारणों से इसमें जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनके समूह की आदत और पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, वे अचानक नहीं आए, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आने के कारण संभव हुए। मोंटगोमरी बस बहिष्कार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 1955 में अमेरिका के अल्बामा राज्य में एक अश्वेत महिला, रोजा पार्क्स, को सिर्फ इसलिए बस से उतार दिया गया क्योंकि उन्होंने एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। यह घटना अपने आप में कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नस्ल भेद उस समय आम था, लेकिन इस घटना ने लोगों के भीतर गहरी नाराजगी भर दी। यह सिर्फ रोजा पार्क्स की कहानी नहीं थी, बल्कि उन लाखों अश्वेत नागरिकों की कहानी थी जो रोज अन्याय सहन कर रहे थे। इस घटना के बाद लोगों ने फैसला किया कि वे बसों में सफर नहीं करेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे। शुरू में कुछ लोगों ने इस पहल का समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे शहर की आदत बन गई। लोगों ने कारपूलिंग शुरू कर दी, पैदल चलकर अपने गंतव्य तक जाने लगे और किसी भी तरह सार्वजनिक बसों पर निर्भर रहना बंद कर दिया। यह बहिष्कार पूरे 381 दिनों तक चला, जिसने शहर की बस कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। आखिरकार ये आंदोलन इतना शक्तिशाली हो गया
कि अमेरिका की सरकार को नस्लीय भेदभाव से जुड़े कानूनों को बदलना पड़ा। ये आंदोलन सफल इसलिए हुआ क्योंकि ये सिर्फ गुस्से या विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोगों की नई सामाजिक आदत बन गया था। सैडलबैक चर्च की कहानी भी यही दर्शाती है कि जब कोई आदत समूह की पहचान का हिस्सा बन जाती है तो वो ताकतवर हो जाती है। सैडलबैक चर्च की शुरुआत एक छोटे समूह से हुई थी, लेकिन ये धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि हजारों लोग इससे जुड़ गए। इसकी सफलता का कारण ये था कि इसने लोगों को एक साझा उद्देश्य और नए सामाजिक व्यवहार से जोड़ा। चर्च ने अपने अनुयायियों की दिनचर्या में नए विश्वास, गतिविधियां और समूह की भावना विकसित की, जिससे ये सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि एक समुदाय और जीवन शैली का हिस्सा बन गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब वो केवल एक विचार न होकर लोगों की दिनचर्या और आदत का हिस्सा बन जाए। जब लोग किसी उद्देश्य को व्यक्तिगत रूप से अपनाने लगते हैं और इसे अपने सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं, तो वो आंदोलन न केवल बड़ा होता है, बल्कि स्थायी भी बन जाता है। नौ मुक्त इच्छा का न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? हमारी आदतें हमें नियंत्रित करती हैं, या हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। कई बार हमें लगता है कि हम जो भी करते हैं वो हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि आदतों की मजबूरी से होता है। लेकिन विज्ञान ये साबित करता है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। हम अपनी आदतों को समझकर और सही रणनीति अपनाकर उन्हें पूरी तरह बदल सकते हैं। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली मशीन की तरह काम करता है, जो हर रोज की जाने वाली गतिविधियों को ऑटोमेटिक बना देता है। जब हम कोई नया काम पहली बार करते हैं तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब वही काम बार बार दोहराया जाता है तो ये आदत में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम पहली बार साइकिल चलाते हैं तो हमें हर छोटे कदम पर ध्यान देना पड़ता है। पैडल कैसे चलाना है, बैलेंस कैसे बनाना है, ब्रेक कब लगाना है। लेकिन जब हम इसे रोज करते हैं तो कुछ समय बाद हमें सोचना भी नहीं पड़ता और हमारा दिमाग इसे अपने आप करने लगता है। यही प्रक्रिया हर आदत के साथ होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ब्रेन रिसर्च ये बताता है कि जब कोई आदत बार बार दोहराई जाती है तो हमारे मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में खास तरह के न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं। ये न्यूरल पैटर्न इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर हम कुछ बदलना भी चाहें तो हमारा दिमाग पुरानी आदतों की ओर वापस खींचता है। यही कारण है कि बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आदतें बदली नहीं जा सकती। जब हम पुरानी आदत को पहचान कर उसे नई आदत से बदलने की कोशिश करते हैं और इसे बार बार दोहराते हैं, तो दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं और धीरे धीरे पुरानी आदतें कमजोर हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन लोगों का है जो किसी बुरी लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे धूम्रपान या ज्यादा जंक फूड खाना। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे पहले यह समझना होगा कि वो सिगरेट क्यों पीता है। तनाव दूर करने के लिए, बोरियत मिटाने के लिए, या सिर्फ आदत के कारण। जब वो इसका कारण समझ लेता है तो वो उसी संकेत और इनाम के साथ एक नई आदत डाल सकता है, जैसे गहरी सांस लेना या च्यूइंग गम चबाना। जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग नई आदत को अपनाने लगता है और धीरे धीरे पुरानी आदत कमजोर पड़ जाती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। हमारी आदतें हमारी नियति नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के पैटर्न हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा शक्ति और सही रणनीति से बदल सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें।